Good afternoon, everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? Good afternoon to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Let me see if I'm live on YouTube or not. Yes, I'm live on YouTube as well. All right. Good afternoon, Karishma Verma, Shakalaka Boom Boom, Alfia Siddiqui, Sanket Vinod Bhatt, Akshay Kumar, Aditya Kumar, Muskan Kazi, Vinay, Beena Chauhan, Pooja Panwar. Good afternoon to each and every one of you. Chalo, let's get started. हमारे जो एम्स है वो है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी और उसी की बेसिस पर हम अपना आज का सेशन यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू देयर एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कंसिडर्ड अंडर जीएसटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कम ऑन। Come on, everyone. Option C, Akshay Kumar, Vinay, Shakalaka Boom Boom, Parish, Shefali, Alfia, Saurav, Sanket, Beena, Mohit, Karishma, Pooja, Muskan, Akshay. Amazing. Option C, neither supply of goods nor supply of services. Next question. अरे इसमें तो ये आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब यहां पर दिया है तो दिया है। Amounts received by an employee for premature termination of employment contract are treated as exempt from GST। क्यों? क्योंकि प्रीमेच्योर टर्मिनेंट क्योंकि जब प्रीमेच्योर टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का तो फिर उसको इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। और इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है आपके एम्प्लॉयर से तो उसको हम लोग जीएसटी के स्कोप से बाहर रखते हैं, तो इसलिए उस पर उसको सप्लाई नहीं माना जाता, उस पर जीएसटी नहीं लगता। और यहां पर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए दिस विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कैजुअल वर्कर टू एन एम्प्लॉयर आर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब कैजुअल वर्कर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज सप्लाई करता है तो क्या होता है? गुड आफ्टरनून अंश। कैजुअल वर्कर वाला भी यही हो गया, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वो भी इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट ही अपनी सर्विसेज सप्लाई करता है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? व्हिच टाइप ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी? कम ऑन एवरीवन। कौन से टाइप के डायरेक्टर्स को जब हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता है? जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी कब नहीं लगेगा? जब वो फुल टाइम एम्प्लॉई होगा ना। और फुल टाइम एम्प्लॉई कौन होते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर्स, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन पर तो जीएसटी लगता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज तो माने नहीं जाते, तो उनको जो भी फीस वगैरह दी जाती है, जो भी उनको सिटिंग फीस दी जाती है, उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड अंडर जीएसटी एज sale of land and building after issuance of completion certificate। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा का पूरा इशू हो चुका है और उसके बाद आप सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्सेबल अंडर जीएसटी। वेरी गुड। अर्शदीप, साक्षी, करिश्मा, आदित्य, रितिका, रौनक, जीनल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Actionable claims other than specified actionable claims are treated under GST as supply of services, supply of goods, neither a supply of goods nor supply of services, taxable under specific conditions. So again, this is also very simple. Very good. All of you have given the correct answer. Neither a supply of goods nor supply of services. Next, which of the following is considered a specified actionable claim under GST law? Transfer of ownership of immovable property, sale of goods without consideration, gambling, betting and lotteries, payment of insurance premiums. Come on. Very nice. Perfect. Shakalaka Boom Boom, Zeenat, Ansh, Alfia, साक्षी, पूजा, जीनल, परी, सहेली, करिश्मा, मुस्कान, अर्शदीप, अक्षय, रौनक, जीनल, संकेत। अमेजिंग। ठीक है, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड लॉटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मोस्ट एक्शनेबल क्लेम्स ट्रीटेड अंडर जीएसटी? एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑलवेज टैक्सेबल रिगार्डलेस ऑफ द नेचर। सी, perfect, neither supply of goods nor supply of services. Next, under the GST law, a virtual digital asset is defined as only cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, any digital representation of value that can be traded or stored electronically, excluding Indian and foreign currency, physical assets that have a digital counterpart, only non-fungible tokens and similar digital tokens.
Very nice. Any digital representation of value that can be traded or stored electronically, excluding Indian and foreign currency. Next, which amendment under GST law includes those who arrange or supply specified actionable claims via digital or electronic platforms as suppliers? Amendment to the definition of supply, amendment to the definition of service, amendment to the definition of goods, या amendment to the definition of supplier? डी अमेंडमेंट टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, सप्लायर की डेफिनेशन को अमेंड किया गया है। चलो अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर रहे हैं उन सब के सॉल्यूशंस की पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों के साथ यहां पर चैट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर जब आप लोग जाओगे तो एक तो अच्छा लेक्चर ट्रैकर वगैरह भी सब कुछ अपडेटेड है। ठीक है, लेक्चर ट्रैकर मैंने बना दिया है, डीटी का भी आईडीटी का भी, तो उन दोनों के लेक्चर ट्रैकर्स आपको मिल जाएंगे। डीटी में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर लिखकर कर ही रहे, तो डीटी में आज सच कोई और अभी तक फिलहाल नीड नहीं आई है कि मैं आपको सॉल्यूशंस की पीडीएफ अलग से दूं। आगे चल के जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ जरूरत आती रहेगी, तो जैसे जैसे जरूरत आएगी वैसे वैसे मैं आपको सॉल्यूशंस की पीडीएफ अपलोड करके देता रहूंगा। यहां पर जो सप्लाई अंडर जीएसटी वाले जो चैप्टर है जिसको हम लोग कर रहे हैं पिछले 6-7 दिनों से, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्योरली थियोरेटिकल है और अगर हम लोग एक एक थ्योरी का आंसर लिखते रहेंगे तब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन है उन सबके विद सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करके दे दिया। ठीक है, वो आप लोगों ने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। आप मैंने चैट बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक पिन करके रखा हुआ है। इस गूगल ड्राइव पर जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को वहां पर सॉल्यूशंस, सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस नाउ। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम लोगों का सब कुछ हो चुका है। जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सप्लाई के बारे में अब हम लोगों को कुछ और बात नहीं करनी है, हमें कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बातें करनी होंगी, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर फिर मैंने आप लोगों से कहा था जब तक गुड्स का डिस्कशन नहीं शुरू हो जाता तब तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप से करने, और आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड अब यू विल बी अमेज्ड टू लुक एट द रिजल्ट्स। आपको मजा आएगा ये जानकर, ये देखकर कि आपको सेक्शन 7 पूरा कितना सारा याद हो चुका है। ठीक है, जिनको नहीं याद हुआ है आप लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे। अब आप लोग यहां पर चलो मेरे साथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाले चार्ट में हम लोग देखते हैं यहां पर, तो इससे काफी चीजें क्लियर होंगी। जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में हमारे पास 4 सब सेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1A है, सबसेक्शन 2 है और सबसेक्शन 3 है। ठीक है, सबसेक्शन 2 है और सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 1 बात करता है सप्लाई इंक्लूड्स के बारे में, सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 1A कहता है कि देखो तुमने बता दिया कि सप्लाई क्या क्या है, अब मैं बताऊंगा किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। सबसेक्शन 2 कहता है कि देखो अब ये सब हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी सप्लाईज जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। और सबसेक्शन 3 कहता है कि सरकार हमेशा अपने पास ये पावर रिजर्व करके रखती है कि आगे चलकर अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन होता है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेक्शन 7(1) जो सप्लाई इंक्लूड्स वाला था, इसके अंदर 4 क्लॉजेस होते थे, A, B एंड C। ए कहता था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहां पर फॉर अ कंसिडरेशन का फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक एक्सेप्शन हम लोगों ने बनाया सेक्शन 7(1)B में, जहां पर हमने बात की कि अगर सर्विसेज को आप इंपोर्ट करते हो फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसको फिर भी सप्लाई माना जाएगा। फिर हमने कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन निकाला यहां पर सबसेक्शन सी में, क्लॉज सी में। यहां पर हम लोगों ने बात की कि शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटीज मेंशन्ड है, अगर वो कंसिडरेशन के लिए नहीं भी हो रही हैं तब भी उसको आप सप्लाई मानोगे। इसके अंदर 4 पैरास थे। सबसे पहला था परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ मूवेबल परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। फिर जो पैरा 2 था वो बात करता था रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच के ट्रांजैक्शंस के बारे में। पैरा 3 बात करता था प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शंस के बारे में। और पैरा 4 बात करता था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट फ्रॉम या तो रिलेटेड पर्संस या फिर बिजनेस डिस्टिंक्ट पर्संस, लेकिन बिजनेस पर्पस होना चाहिए तो फिर यह सप्लाई हो जाता था। राइट, एक सेक्शन 7(1)AA भी आता था। सेक्शन 7(1)AA ने कहा था कि अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अपने मेंबर्स को कुछ भी गुड्स या सर्विसेज देते हैं या वाइस वर्सा होता है तो इसको बोला जाता है कि ये सप्लाई है। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी वो देखा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर सप्लाइंग। दूसरी चीज यहां पर यह भी बोला गया कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है और जो उसके मेंबर्स है उनको एक आदमी नहीं माना जाएगा, उनको अलग अलग ही माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एनी लॉ, एनी सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट और एनी
एनी लॉ, एनी डिग्री, एनी कोर्ट हैज सेड। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 7(1) के बाद हम लोग आ गए थे सेक्शन 7(1)(a) में, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी और कौन कौन सी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। यहां हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स होता है, मतलब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर आप सिर्फ एक अधिकार ट्रांसफर कर रहे हो कि मैं आपको अपने गुड्स को यूज करने का अधिकार दे रहा हूं, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगर आप कोई ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगी लेकिन बाद में होगी, एट अ फ्यूचर डेट होगी, जब आप सारा का सारा पेमेंट कर दोगे तब, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अगर आप कोई लैंड के लिए लीज, टेनेंसी, ईजमेंट या लाइसेंस टू ऑक्यूपाई देते हो, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। अगर सेम चीज आप बिल्डिंग के लिए रेंट वगैरह पर देते हो, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। अगर आप अपना सामान लेकर जाओगे, कोई और आपके सामान पर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेगा, जैसे डाइंग वाला एग्जांपल दिया था, तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय या अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। तो अगर आपने अपने बिजनेस से कुछ एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि अब वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। गुड्स हेल्ड या यूज्ड फॉर बिजनेस, गुड्स हेल्ड या यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। अगर आपने बिजनेस एसेट्स को प्राइवेट यूज के लिए किया लेकिन आपने उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। अगर आप टैक्सेबल पर्सन बनने से रह जाते हो, मतलब इफ यू सीज टू बी, मतलब टैक्सेशन पर्सन अब आप नहीं हो, पहले आप टैक्सेबल पर्सन थे लेकिन नाउ यू नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन किसी भी रीजन की वजह से, तो जिस दिन आप टैक्सेबल पर्सन बनने से सीज कर रहे हो, उससे जस्ट एक दिन पहले आपके पास जितना भी सामान था, मान लिया जाएगा कि वो सारा का सारा बिक गया है, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज या एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर मैं आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस्तेमाल करने का अधिकार दे रहा हूं, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनवा रहा हूं तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं कह रहा हूं कि मैं ये काम सह लूंगा, या मैं कह रहा हूं कि ये काम मैं कर दूंगा, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट के हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखे थे। एक तो नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट हो गया, दूसरा ये हम लोगों ने देखा था कि बिल्डर ने लंबी लंबी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मना कर दिया, मतलब बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा, आई एम अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन बिकॉज आपकी सनलाइट हम लोगों को प्रोटेक्ट करनी है। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टर ने स्कूल वालों की बात मान ली कि चलो ठीक है स्कूल आवर्स में हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। फिर हमने बात की थी अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। तो टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन के लिए हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखे थे कि शॉपकीपर जो है किसी एक ठेले वाले से कहता है कि चल ठीक है तो मेरी शॉप के पेवमेंट पर अपना ठेला लगा ले। और दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि स्कूल के में जो सुबह सुबह असेंबली होती है उसके शोर से RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले बेचारे परेशान होते हैं, लेकिन वो सह लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोगों ने कई सारे सिचुएशंस भी देखी थी। हम लोगों ने सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात की थी। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में ऐसा लगता है कि मैं अगर आपसे कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर रहा हूं तो वो मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका डिले सह रहा हूं, बट द फैक्ट इज कि मैं आपका डिले सह नहीं रहा होता हूं और आप ये पंगे ना करो, आप ये गलतियां ना करो, इसलिए मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस आपसे चार्ज करता हूं। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेड नेम, कॉपीराइट वगैरह, या पेनल्टी फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय बिडर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर मैं इन सारी चीजों के लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस लेता हूं तो इसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अगर चेक डिसऑनर का फाइन या पेनल्टी लगती है तो अगेन दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट दिस इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग, तो इसलिए भी सप्लाई नहीं है। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ बनाए जाते हैं जिससे आप उनको फॉलो करो, तो अगर आप लॉ तोड़ रहे हो और मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो भी ये सप्लाई नहीं है। पेनल्टी फॉर एक्सेस माइनिंग ओवर परमिसिबल लिमिट के ऊपर अगर आप एक्सेस माइनिंग कर रहे हो तो ये भी अलाउड नहीं है, तो ये भी नॉट सप्लाई। फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लीविंग अर्लियर देन मिनिमम अग्रीड पीरियड। तो एम्प्लॉय को बॉन्ड इसलिए साइन करवाया जाता है जिससे वो सीरियस रहे और 1 साल के अंदर अंदर छोड़ के ना जाए। तो अगर वो 1 साल के अंदर अंदर छोड़ के जाता है तो फिर ये भी इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास इसी टाइप के कुछ और भी केसेस हैं जिनको सप्लाई मान लिया जाता है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम व्हेन इट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो टाइमली अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो जितना भी आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगेगी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, और जो आपकी मेन सप्लाई थी जिसके लिए आपको पेमेंट देना था उसी सप्लाई का जीएसटी का रेट लग जाएगा। फॉरफीचर ऑफ टिकट अमाउंट फॉर नॉट शोइंग अप, तो यहां पर भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आप नहीं शो अप करते हो तो ये मान लिया जाता है कि अरे यार जितना भी आपका टिकट बुक करने के लिए मैंने जितने भी कॉस्ट इनकर किए उस कॉस्ट को मैं रिकवर कर रहा हूं, बस आपका पैसा काट कर। ठीक है, तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाता है। फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गेटिंग टिकट्स कैंसिल्ड, सेम लॉजिक हो गया।
गया, अर्ली टर्मिनेशन फी ऑफ लीज, सेम लॉजिक हो गया, प्री पेमेंट चार्जेस फॉर लोन्स बाय बैंक्स, तो अगर बैंक से आप लोन लेते हो और लोन का जितना भी टेन्योर होता है उससे पहले आप पे कर देते हो तो बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस लेता है, इसको भी सप्लाई बोल दिया जाता है। फिर लेट फी और पेनल्टी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सप्लाई है। कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ ट्रेन टिकट्स या फ्लाइट टिकट्स, ये भी सप्लाई है। फिर फिक्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर फिक्स चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी या वेरिएबल चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी को ये नहीं बोला जा रहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बिल्डिंग है वो टॉलरेट वगैरह कर रही है, बट एनीवे ये जीएसटी से ही एग्जेम्प्ट है तो फिर इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फिर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जीरो एमिशन इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए फैक्ट्री एग्री हो गई है क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा है कि यार तुम्हारी फैक्ट्री में से धुआं निकलता रहता है, ठीक। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाता है। फिर पैरा 6 में हम लोगों ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में बात की थी, जो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये शेड्यूल 2 यहां पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग आगे आ गए थे और उसके बाद हम लोग आए थे यहां पर सेक्शन 7.2 में। सेक्शन 7.2 बात करता है कि इन एक्टिविटीज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले 7.2A के बारे में बात की थी, जो कहता है कि शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटीज मेंशन है उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, जिसमें सबसे पहला उसने एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बारे में बात की। अब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बारे में अगर उसने बात की तो देखो प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो प्री मेच्योरली टर्मिनेट हो जाता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो भी पैसा दिया जाता है वो माना जाता है कि वो इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट हुआ है। नॉन कंपीट पेमेंट्स को बिल्कुल सप्लाई मान लिया जाता है। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जब कैजुअल वर्कर्स कंस्ट्रक्टर को या सिक्योरिटी कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं तो इसको मान लिया जाता है कि दे आर गिविंग देयर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इनको जो भी पैसा दिया जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जब इनकी सर्विसेज यूज करके वो कंपनीज हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं और हम उनको पैसा देते हैं तो इस पर डेफिनेटली जीएसटी लग जाता है। डायरेक्टर्स के बारे में बात करें, दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स जिनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहते हैं, और बाकी होते हैं इंडिपेंडेंट नॉमिनी या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली इंप्लॉई की तरह से ही ट्रीट किए जाते हैं, तो उनको जो भी पैसा दिया जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर उनको इंप्लॉई के अलावा, इंप्लॉयर इंप्लॉई के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ और पैसा दिया जाएगा तो उस पर जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट या नॉमिनी या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इन पर तो इनको जो भी सिटिंग फीस दी जाती है उस पर जीएसटी डेफिनेटली लगता है। फिर यहां पर हम लोगों ने एक फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में भी बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पे कर रहा है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन आर से रेसिपिएंट अगर खुद जीएसटी अपनी जेब से निकालकर सरकार को दे रहा है तो उसको आर से ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी बोला जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी सेकंड पैरा के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर आपको सर्विसेज देती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। फिर पैरा 3 के बारे में कोई भी एमपी, एमएलए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सारी लोग जब आपको सर्विसेज देते हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, इस पर डेफिनेटली आपको जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान बेची तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के बाद बेची इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल दिया जाएगा। टेनेंसी राइट्स वाली चीज मैंने कहा था कि छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बात की। एक्शनेबल क्लेम्स आपके यूजुअली गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं और आज ही हम लोग गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गुड्स की डेफिनेशन में किस तरह से एक्शनेबल क्लेम्स का मेंशन यहां पर किया हुआ है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स में भी कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो सप्लाई जिनको मतलब एक्शनेबल क्लेम्स को शेड्यूल 3 ने साफ साफ बोल दिया कि इनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, लेकिन 6 ऐसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिनको सप्लाई मान लिया जाएगा। जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और वो 6 कौन से हैं? बेटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरीज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? इसके बाद आता है हमारे पास इसके बाद आता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटी वगैरह ये सब करवा रहे हैं तो इसको भी सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हो गई, तो अगर कोई पंचायत आपको सर्विसेज दे रही है या म्यूनिसिपैलिटी आपको सर्विसेज दे रही है तो इसको इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर दारू की दुकान खोलने का लाइसेंस मांगते हो तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई भी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटीज को प्रोवाइड कर रही है तो फिर बिजनेस एंटिटीज को तो इस पर जीएसटी लग जाएगा और बिजनेस एंटिटीज को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन के जरिए नॉन सप्लाईज हम लोगों को बताई गई थी, वो था इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस, और उसके बाद टैक्सेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और फिर ये था इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड गुड्स ऑन व्हील्स,
राइट और तीसरी चीज हमारे पास ये आ गई थी और इसी के चलते हम लोगों का पूरा जो सेक्शन 7 है सप्लाई वाला वो यहां पर रिवाइज हो चुका है। अब आओ हम लोग एक बार यहां पर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, सेक्शन 7 1 1A 2 और 3 सेक्शन सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 1 में A B और C, तो जो क्लॉज C है उसमें शेड्यूल 1 है, फिर सेक्शन 7 1A में शेड्यूल 2 है और फिर सेक्शन 7 2 में शेड्यूल 3 है, राइट तो जो शेड्यूल्स हैं शेड्यूल 1 2 3 वो भी एकदम सीक्वेंशियली आपके पास चल रहे हैं। आप इस चार्ट को अगर खुद से हाथ से बनाओगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। आओ अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर सेल्स अ लैपटॉप फॉर 50,000 रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? तो डेफिनेटली ये तो सप्लाई है ही आपका, ठीक है, डेफिनेटली ये सप्लाई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है 50,000 रुपए का लैपटॉप बेच रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया, दिस इज डेफिनेटली अ सप्लाई। लेकिन अब हाँ वो आप पीडीएफ में देख लेना कि मैंने इसके सॉल्यूशंस लिखे कैसे, तो आपको भी एग्जाम में वैसे ही सॉल्यूशंस लिखने होंगे। An electronics dealer sells a laptop, ये तो हो गया ना। Mr. X, an unregistered person, plans to pursue his higher education in US. He receives career consultancy services from a US-based consultant for 5 lakh rupees. Does this qualify as a supply? अब देखो import of services हो रही है, for a consideration हो रही है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हो रही है, फॉर अ कंसिडरेशन भी हो रही है। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है, फॉर अ कंसिडरेशन होती है, तो चाहे बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो, इसको डेफिनेटली सप्लाई मान लिया जाता है। Next, XYZ and Company, a manufacturer of goods, donated old computers to charitable schools on account of renovation of the office. The company has taken input tax credit on computers so donated. Does it qualify as a supply? Very good question. तो यहाँ पे definitely इसको supply माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इन computers पर, जो computers ये donate कर रहा है, इन computers पर इसने ITC avail कर ली है। तो permanent transfer या disposal of business assets हो जा रहे हैं on which ITC has been availed। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। हैप्पी लिमिटेड प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट चार्ज टू जॉय लिमिटेड, इन विच हैप्पी लिमिटेड हैज अ कंट्रोलिंग राइट्स। तो ये रिलेटेड पर्संस हो जाते हैं। अगर कंट्रोलिंग राइट्स है तो हैप्पी लिमिटेड का, अगर हैप्पी लिमिटेड का जॉय लिमिटेड पे कंट्रोलिंग राइट्स है तो हैप्पी लिमिटेड और जॉय लिमिटेड रिलेटेड पर्संस हो गए। रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर ट्रांसफर होता है इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको सप्लाई मान लिया जाता है। The said consultancy has been provided for the benefit of the entire group. Does this qualify as a supply? Definitely this will qualify as a supply. Next, XYZ Limited gives gifts worth 5 lakh rupees to an employee. एक employee को 5 लाख रुपए के गिफ्ट्स देते हैं। Does this qualify as a supply? Would your answer be different if the gifts of 45,000 rupees has been given to the employee? तो definitely 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसको सप्लाई मान लिया जाता है। यहाँ पर 5 लाख रुपए से ऊपर का सप्लाई दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्योंकि रिलेटेड पर्संस भी होते हैं इसलिए इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ऑल्दो अगर गिफ्ट 45,000 रुपए का होता तो इसको सप्लाई नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखो। ABC Motors Limited engages Sunshine Cars Limited as an agent to sell cars on its behalf. For this purpose, ABC Motors Limited has supplied 200 cars to the showroom of Sunshine Cars Limited located in Rajasthan. Does it qualify as a supply? तो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है कि जो एजेंट है वो इनवॉइस किसके नाम पर इशू करेगा। अपने नाम पर अगर इशू करेगा तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ने जो एजेंट को दिया है विदाउट कंसिडरेशन उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर एजेंट जो आगे इसको बेचेगा वो प्रिंसिपल के नाम पर ही इनवॉइस रेज करके बेचेगा तो फिर प्रिंसिपल ने जो एजेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ABC Associates received management consultancy services from its head office located in Malaysia. मलेशिया से इन्होंने अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। The head office has rented such services free of cost to its branch office. Does this qualify as a supply? Definitely. क्यों? शेड्यूल 1 के 4th पैरा में चला जाएगा। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, लेकिन एक अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी से हो रही है और बिजनेस के पर्पस के लिए हो रही है, ठीक है, और बिजनेस के पर्पस के लिए हो रही है, तो डेफिनेटली इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। Next, Archean Constructions, a registered taxable person, receives architectural design supplied by a foreign architect to design a residential house to be built in Hyderabad for a consideration of 50 lakh rupees. Does this qualify as a supply? Definitely. यहाँ पर 7(1)(b लग जाएगा। Import of services हो रही है for a consideration, चाहे बिजनेस का पर्पस हो चाहे बिजनेस का पर्पस नहीं हो, इसको सप्लाई डेफिनेटली मान लिया जाएगा। Next, Mr. B, a famous actor, recorded a song sung by him for a music company and sold the audio CD. उसके बाद इन्होंने ऑडियो CD को बेच दिया है। The consideration for such sale was to be donated to a charitable trust. Being human, will the sale of CD to the music company by the actor qualify as a supply? Absolutely, क्योंकि ये वोकेशन हो जाता है और वोकेशन को भी सप्लाई की, वोकेशन को बिजनेस की डेफिनेशन में रखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली सप्लाई है।
XYZ Limited was amalgamated with ABC Limited. On account of the amalgamation, Mr. X, a shareholder, receives 10,000 shares of ABC Limited in exchange of 5,000 shares of XYZ Limited. Does this qualify as a supply? तो this will not qualify as a supply. क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे. आज कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शेयर्स वगैरह का एक्सचेंज होता है ना, इस पर जीएसटी नहीं लगता है. अगर मैं आपको शेयर्स दूंगा और आप उन शेयर्स के बदले मुझे पैसे दोगे तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि शेयर्स को डेफिनेटली, शेयर्स को स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर रखा गया है और सर्विसेज की डेफिनेशन से भी बाहर रखा गया है. और जीएसटी कब लगता है? व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर रखेंगे और सर्विसेज के भी डेफिनेशन से बाहर रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो ऐसे चलेगा. ठीक है. Sahara Limited, an NBFC, transfers bad loans, unsecured loans to Vasuli Capital Advisors Limited. Does it qualify as a supply? अब देखो, this is an actionable claim. ठीक है, दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम. लोन लिया हुआ है, एक्शनेबल क्लेम को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, तो एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर को सप्लाई माना जाएगा क्या? तो इवन दो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन शेड्यूल 3 ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अनलेस स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर ट्रांसफर्ड. स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में क्या है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, कैसीनोज और ऑनलाइन मनी गेमिंग. ये 6 हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो अब यहां पर क्या हुआ? एक लोन है, मतलब क्या हुआ कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से किसी ने लोन लिया था. अब वो लोन अनसिक्योर्ड है. अनसिक्योर्ड का मतलब इस बैंक ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने जिसको भी लोन दिया उसके अगेंस्ट में उसने कुछ कोलैटरल नहीं लिया. कोलैटरल का क्या मतलब होता है कि भाई तुम अपना कोई सामान गिरवी रख के जाओ जिससे अगर तुम लोन ना चुका पाओ तो मैं वो सामान गिरवी वाला बेचकर अपना पैसा वसूल लूं. तो ये होता है अनसिक्योर्ड लोन. तो अब एनबीएफसी से किसी ने अनसिक्योर्ड लोन लिया था. अब क्या एनबीएफसी क्लेम कर रहा है कि देखो ये अनसिक्योर्ड लोन है, क्या एनबीएफसी इस क्लेम को लेकर कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एक्शनेबल क्लेम. ये हो गया एक एक्शनेबल क्लेम, एक ऐसा क्लेम जो एनबीएफसी मेक कर रहा है जिस पर वो लीगल एक्शन ले सकता है. लेकिन उसने क्या सोचा? उसने कहा लीगल एक्शन नहीं ले रहे, मैं ना वसूली कैपिटल्स को ये वाला केस ट्रांसफर कर देता हूं, वसूली कैपिटल से कुछ पैसा मैं ले लेता हूं. ठीक है, वसूली कैपिटल से कुछ पैसा मैं ले लेता हूं, वसूली कैपिटल्स इसके पीछे पड़ के इससे पैसे रिकवर करवा लेगा. तो मैंने एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया. तो अगर मैं एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करता हूं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज नाइदर लॉटरी नॉर बेटिंग नॉर गैम्बलिंग नॉर कैसीनोज नॉर हॉर्स रेसेस and nor even online money gaming. ठीक है, देखो, XYZ Limited having a head office in Mumbai, Maharashtra, supplied goods worth 10 lakh rupees to its branch office in Jaipur, Rajasthan. Does this qualify as a supply? तो डेफिनेटली यहां पर आपका सप्लाई हो जाएगा. क्यों सप्लाई हो जाएगा? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्संस हो गए. तो हेड ऑफिस जो है मुंबई में है और जो ब्रांच ऑफिस है वो राजस्थान में. दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर रजिस्टर्ड होंगे और 10 लाख रुपए के गुड्स को ट्रांसफर किया गया, तो डेफिनेटली इसको सप्लाई मान लिया जाएगा. ठीक, इधर देखो, हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट. हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, a trust engaged in providing medical relief free of cost, donates books and stationery to children living in slum area. Does it qualify as a supply? बिल्कुल भी नहीं. यहां पर कुछ भी नहीं है, ना तो बिजनेस का मोटिव है, ना तो कंसिडरेशन है, कहीं से भी ये सप्लाई नहीं है. Karishma Manufacturers have a factory in Jaipur and depot in Delhi. Both these establishments are registered under respective states. Finished goods are sent from the factory to the depot without consideration so that the same can be sold. Does it qualify as a supply? Absolutely yes. Section 7(1)(c) Schedule 1 Para 2. ठीक है, Para 2. Now, question number 80. Manan is an electronic commerce operator in Delhi. His son, who is settled in London, is a well-known lawyer. Manan has taken legal consultancy from him free of cost with regard to his family dispute. मनन का बेटा वेल नोन लॉयर है. अगर मनन का बेटा वेल नोन लॉयर है, वो लंदन में है, क्या मनन और मनन का बेटा रिलेटेड पर्संस होंगे? बिल्कुल रिलेटेड पर्संस होंगे, बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. अब इससे मनन ने क्या किया है? अपने बेटे से लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है अपने फैमिली मैटर के लिए. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन हुआ. अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है वो भी विदाउट कंसिडरेशन होता है. हम सीधा शेड्यूल 1 पैरा 4 में पहुंच जाते हैं. अब शेड्यूल 1 पैरा 4 कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, तो रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए एंड साथ ही साथ बिजनेस का यूज होना चाहिए. यहां रिलेटेड पर्सन से हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि बेटा है, बेटा रिलेटेड पर्सन है. रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन क्या बिजनेस पर्पस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही हैं? तो द आंसर इज नो. एंड सिंस बिजनेस पर्पस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट नहीं की जा रही, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. Does this qualify as a supply? Absolutely not. Would your answer be different if in the above case Manan had taken advice in respect of his business unit in Delhi? Yes. अगर बिजनेस यूनिट के लिए होता तो डेफिनेटली ये सप्लाई हो जाता. ठीक है,
तो डेफिनेटली ये सप्लाई हो जाता। इधर देखो आरटीपी मई 2018 के सवाल देखो, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना जिसमें सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, तो वो जरूर देखना, उसमें देखना कि ये जो एग्जाम वाले आंसर्स हैं, आरटीपी वाले आंसर्स हैं, ये किस तरह से इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन आंसर्स को दीजिए। ठीक है आओ देखते हैं आगे। तो साहब सेल्स an air conditioner dealer in Janakpuri, Delhi needs 4 air conditioners for his newly constructed house in Safdarjung enclave। ठीक है, ये एयर कंडीशनर का डीलर है और इसको अपने नए नए घर के लिए 4 एसी चाहिए। Therefore, he transfers 4 air conditioners on which ITC has already been availed by it from its stock for the said purpose। तो इसने अपने ही स्टॉक में से 4 एसी निकाल कर दे दिए, इन पर आईटीसी क्लेम कर चुका है। तो क्या यहां पर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स हो रहे हैं जिन पर आईटीसी ले लिया गया है? क्या यहां पर आप सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 देख पा रहे हो? Examine whether the said activity amounts to supply under Section 7 of the CGST Act 2017. Absolutely yes. Further, a Janakpuri resident Akash approached Sahab Sales. He sold an air conditioner to Sahab Sales for 5,000 rupees. Akash had bought the said air conditioner 6 months before his residence. Does sale of this air conditioner by Akash to Sahab Sales amount to supply under Section 7 of CGST Act 2017? The answer is no, क्योंकि this is not in the course or furtherance of business. ठीक है, this is not at all in the course or furtherance of business. Next, with reference to the provisions of CGST Act 2017, discuss in brief when importation of services is to be considered a supply and when it is not to be considered as a supply। तो इसमें आपको सेक्शन 7(1)(b) और शेड्यूल 1 पैरा 4 दोनों मिलाकर लिखना है। तो वो कैसे लिखना है वो आप लोग देख लीजिएगा, वो मैं वो मैं लिख के ऑलरेडी दे चुका हूं। मई 2022 में 2 नंबर के 2 सवाल आए थे, ध्यान देना। Examine whether the following activities would amount to supply under the GST law। Glory Limited is engaged in manufacturing and selling of cosmetic products. Seva Trust, a charitable organization, approached by Glory Limited to provide financial assistance for its charitable activities. Glory Limited donated a sum of 2 lakh rupees to Seva Trust with the condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying picture of products sold by Glory Limited। तो यहाँ पर डोनेशन है, डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कंसिडरेशन तभी मानते हैं अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे डोनर का जो पैसा डोनेट कर रहा है उसके बिजनेस के प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट हो जाए। तो क्या यहां पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। और अगर यहां पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो ये जो इसने पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, जितना भी पैसा दिया है 2 लाख रुपए जो डोनेट किया है, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, Mr. Swami of Chennai is working as a manager with ABC Bank। Mr. Swami of Chennai is working as a manager with ABC Bank। He consulted Messrs. Jacobs and Company of London and took advice for buying residential house in Mumbai and paid them consultancy fee of 200 UK pounds for this import of service। तो देखो import of service हो रहा है, for a consideration हो रहा है, for a consideration जैसी हो रहा है तो 7(1)(b) में चले गए, 7(1)(b) में चले गए तो आपका सप्लाई आ गया है। अब मुझे ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा कि क्या ये सेक्शन 7 की पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो रही है? ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, क्या इन क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में वो आ जा रहा है 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(aa) और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड ऑल दीज थिंग्स? क्या ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं? सच सच बताना एकदम। प्रथम, विनय, जीनत, शिवानी, यस क्लियर हो रहा है। विनय, संकेत, रौनक, अल्फिया, मनीष, वेरी गुड। ठीक, प्रथम, वेरी नाइस। बस इसको धीरे 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 करके और आपको रिवाइज करते जाना है। चार्ट आपके पास है, जैसे जैसे आप स्वयं चार्ट्स बनाते जाओगे ना वैसे वैसे और ज्यादा मजा आता रहेगा, वैसे वैसे एक्चुअली और ज्यादा मजा आता रहेगा। तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक, आओ गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सर्विसेज की डेफिनेशन देखेंगे। देखो, as per section 252 of the CGST Act 2017, goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। अब देखो ध्यान से, goods का मतलब क्या है? Every kind of movable property, every kind of movable property। तो मतलब immovable property तो यहां पर आ ही नहीं रही है। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आई नहीं रही है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं। होता क्या है कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि अरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो तो हम लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी ही थी, ठीक है, बट इट्स नॉट
नेसेसरी कि जो डेफिनेशन किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की सपोज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, वही वाली डेफिनेशन वैट में भी होगी, वही वाली डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट में भी होगी, वही वाली डेफिनेशन आप किसी और एक्ट में पढ़ोगे वहां पर भी होगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो सकता है आपने गुड्स की कोई डेफिनेशन पढ़ी हो, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैंने 2009 में पढ़ा था जब मैंने अपना सीपीटी का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो 2009 में मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, उसके हिसाब से गुड्स की क्या डेफिनेशन मुझे याद भी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, मैं इतना आप लोगों से जरूर कहूंगा कि किसी भी एक्ट में लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 होता है और सेक्शन 2 में उस लॉ में पूरे यूज किए हुए वर्ड्स की डेफिनेशंस मेंशन्ड होती हैं। तो अगर आप उन किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ रहे हो तो उस एक्ट में उन वर्ड्स की डेफिनेशन क्या क्या होगी वो आपको सेक्शन 2 से पता चलेगा। तो जैसे यहां पर भी हम लोगों ने देखा सेक्शन 2 का क्लॉज 52 है, सेक्शन 2 का क्लॉज 52 है जो कि गुड्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो हम लोग अब अगर मान लो कल को कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है और जीएसटी का जो भी डिपार्टमेंट में बंदा होता है वो कहते हैं नहीं जी ये तो जीएसटी के हिसाब से गुड्स है, तो अब गुड्स की कौन सी डेफिनेशन देखी जाएगी? सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखी जाएगी या ये वाली डेफिनेशन देखी जाएगी? जाहिर सी बात है ये वाली डेफिनेशन देखी जाएगी, ठीक है। तो कोई भी लिटिगेशन होता है, कोई भी मैटर फंसता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो हम सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर जो भी गुड्स की डेफिनेशन है हम उसको रेफर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के किसी और एक्ट में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन क्या थी या क्या नहीं थी, ठीक। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स नाउ, देखो बड़ा मजा आएगा यहां पर। तो सेक्शन 252 के हिसाब से गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन उसको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। सिक्योरिटीज मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन उनको भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने शेयर्स वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो शेयर्स बेसिकली क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली शेयर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि सर्विसेज की डेफिनेशन से भी शेयर्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट इज कि गुड्स की डेफिनेशन में से मनी भी नहीं आता और सर्विसेज सिक्योरिटीज भी नहीं आती, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने आपको बहुत देर से ये भी बता रखा है, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, पहले भी शायद बताया होगा कि जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो कैसे इंक्लूडेड है, कहां पर इंक्लूडेड है, कैसे लिखा है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं उनको भी गुड्स मान लिया जाता है, ठीक है। ग्रास को भी गुड्स मान लिया जाता है। एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, और बाकी जितनी भी ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं लेकिन जिन्हें सप्लाई करने से पहले हमें जमीन से उखाड़ना पड़ता है, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। तो अगर मुझे जमीन से उखाड़ कर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो उसको भी गुड्स मान लिया जाता है, ठीक है। अब आओ गुड्स के डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात मूवेबल प्रॉपर्टी। So the definition of goods itself provides that only movable property shall be considered as goods. To be called goods, the articles must be such as are capable of being bought and sold in the market. The articles must be something which can ordinarily come or can be brought to the market to be brought or sold. मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनको आप मार्केट में लाकर बेच पाओ। Thus, immovable properties that are attached to the earth cannot be considered as goods. अब आप मार्केट में लाकर बिल्डिंग तो नहीं लेके आ सकते ना कि मैंने यहां पर अपना ठेला खोला हुआ है, मैंने यहां पर अपना स्टॉल लगा रखा है और यहां पर मैं अलग अलग बिल्डिंग्स उठा के लेके आ रहा हूं, देखो ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो गुड्स की डेफिनेशन वैसे ही बाहर चली जाती है। मनी इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, right? Securities are specifically excluded from the definition of goods. The implication of exclusion of securities from the definition of goods is that activities that are in the nature of transfer of title by way of sale, redemption, purchase or acquisition of securities on principal to principal basis are outside the ambit of supply. Please note that securities does not include units of unit linked insurance policies. ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर आप शेयर्स को बेचकर अगर पैसा ले रहे हो तो उसी को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है, ठीक है। अगर मैं ग्रो की वेबसाइट पर जाकर शेयर्स को परचेज करता हूं तो अब जो भी बंदा मुझे सेल करेगा, मुझे मालूम नहीं कौन सेल करेगा, मैं बायर हूं, उसको मालूम नहीं बायर कौन है, तो बायर और सेलर के बीच में जो शेयर्स के प्राइस का ट्रांजैक्शन होगा इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ग्रो जो अपना कमीशन चार्ज करेगा उस कमीशन पर जीएसटी जरूर लगेगा, ठीक। देन वी हैव एक्शनेबल क्लेम।
तो actionable claim has been specifically included in the definition of goods. However, as per Schedule 3 of the CGST Act 2017, actionable claims are neither treated as supply of goods nor as supply of services. Therefore, if an unsecured debt is transferred to a third person for a consideration, ये वसूली कैपिटल्स वाला क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले किया था कि एक एनबीएफसी ने वसूली कैपिटल्स को अनसिक्योर्ड डेट ट्रांसफर कर दी, it will not be subject to GST. It is to be noted that 6 specified actionable claims, that is betting, casinos, gambling, horse racing, lotteries and online money gaming, do come under the purview of GST. And finally we have growing crops. देखो, the definition of goods specifically includes growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Severability is an important element while deciding on the nature of the property, and this element can be established by ascertaining the nature of the property, intention of the parties and the terms of contract between them. तो severability ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. severability का मतलब हो जाता है कि the whatever thing I am selling that should be capable of ग्रास से उखाड़ कर आपको देना. ठीक है, तो जितने भी आप पौधे वगैरह देखते हो, तो अगर आप पौधा खरीदने जाओगे और ग्रास से उखाड़ कर पौधा आपको दिया जाएगा तो वो सेवर किया जा रहा है और उसके बाद आपको दिया जा रहा है. Standing trees are not goods and not taxable. However, standing timber falls under the ambit of goods. क्यों? क्योंकि timber trees को सेवर करके फिर मार्केट में लाकर बेचा जाता है. ये थी हमारे यहाँ गुड्स की डेफिनेशन. अब आओ सर्विसेज के डेफिनेशन पे देखते हैं. अच्छा, गुड्स की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लो. गुड्स की डेफिनेशन कहती है कि हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि मनी और सिक्योरिटीज भी तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं. ठीक, तो एज पर सेक्शन 252 गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes actionable claims, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Goods की definition clear हो गई सब लोगों को? फटाफट से बताओ मुझे. Goods की definition clear हो गई सबको? Come on, come on, come on, quickly. Yes, विनय, पूजा, वेरी गुड. गुड्स की डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गई है. प्रियंका, करिश्मा, मनीष, रौनक, संकेत, सहेली, आदित्य, अल्फिया, शिवानी, मुस्कान, वेरी गुड. अब हम आ रहे हैं सर्विसेज की डेफिनेशन पर. तो देखना, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. लो, हो गया काम. गुड्स की डेफिनेशन में क्या था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. यहां इसने क्या बोला? यहां इसने बोला सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. तो गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, इन तीनों को इसने एक्सक्लूड कर दिया. तो आप देख रहे हो, मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स की डेफिनेशन से भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है और सर्विसेज की डेफिनेशन से भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है. ठीक है, आप देखो, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged. अब इसमें क्या हो गया कि वैसे तो इन लोगों ने बोला है कि पैसे को बाहर रखा गया है गुड्स की डेफिनेशन से भी, सर्विसेज के भी डेफिनेशन से, लेकिन अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं. पहला एग्जांपल, मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया और आपने मुझे 500 रुपए यूपीआई कर दिया. मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया, आपने मुझे 500 रुपए यूपीआई कर दिया, इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया और आपने सिर्फ 490 रुपए ही मुझे यूपीआई किया, मतलब 10 रुपए आपने अपने पास रख लिए. 10 रुपए आपने क्यों रखे? 10 रुपए आपने कहा कि ये तो मेरी फीस है, मैं आपके पैसे को कैश से ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो दिस इज माई फीस. तो ये जो 10 रुपए की फीस लगाएगा ये बंदा, क्या इस 10 रुपए पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल, इस 10 रुपए पर जीएसटी लग जाएगा. ठीक है, ओके. एक दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूं. मैं आपको 500 का एक नोट दे रहा हूं, आप मुझे 100 100 100 100 100 आप मुझे 100 के 5 नोट दे रहे हो. ठीक है, अगर मैंने आपको 500 का एक नोट दिया और आपने मुझे 100 के 5 नोट दिए, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा. ठीक है, प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी है. लेकिन हां, अगर मैंने सपोज आपको
इतने पैसे दिए, आपको टोटल 490 रुपए दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 रुपए मैंने आपसे चार्जेस कलेक्ट कर लिए। क्यों चार्जेस कलेक्ट कर लिए? कि मैं आपके पैसे को छुट्टा करा के दे रहा हूं, राइट। तो ये जो 10 रुपए है इस पर जीएसटी लग जाएगा, ये जो 10 रुपए है इस पर जीएसटी लग जाएगा। तीसरा, मैंने आपको 500 रुपए दिए, आपने उसके बदले में मुझे 500 रुपए, एग्जैक्ट 500 रुपए के डॉलर्स दे दिए, ठीक है। अभी मैं तुरंत अगर देखूं तो डॉलर रेट INR अगर मैं देखता हूं तो इट्स 83.92 इंडियन रुपीस, ठीक है, 83.92 इंडियन रुपीस। तो आपने क्या किया, आपने 500 रुपए के बदले में 500 डिवाइडेड बाई 83.92, आपने मुझे एग्जैक्टली $5.95 दे दिए या 96 सेंट्स दे दिए। आपने मुझे $5.96 दे दिए, ठीक है। मैंने आपको 500 रुपए दिए और आपने एक्सचेंज रेट के बेसिस पर मुझे $5.96 दे दिए, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मुझे सिर्फ $4 दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि $1.96 आपने मुझसे चार्जेस कलेक्ट कर लिए और इस चार्जेस पर जीएसटी लगेगा, इन चार्जेस पर जीएसटी लगेगा। तो अब सर्विस की डेफिनेशन आप एक बार फिर से देखो, अब आपको और क्लैरिटी के साथ साथ समझ में आएगी। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ना तो गुड्स है, ना तो मनी है, ना तो सिक्योरिटीज है, उसके अलावा कुछ भी है तो वो सर्विस है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, लेकिन सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी, पैसे का यूज। इसका मतलब क्या हो गया? चलो एक यूज ऑफ मनी का मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूं। जब मैं पैसा बैंक में जमा करता हूं, जब मैं पैसा बैंक में जमा करता हूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। बैंक मुझे इंटरेस्ट क्यों देता है? क्योंकि बैंक मेरा पैसा यूज करके आगे लोगों को लोन देगा, और बैंक जब मेरा पैसा यूज करके आगे लोगों को लोन देगा उससे बैंक इंटरेस्ट कमाएगा। तो बैंक मेरा पैसा यूज करके खुद पैसा कमा रहा है, तो मेरे पैसे को यूज करने के लिए बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मनी फॉर द बैंक। आप कुछ भी, अगर मुझे मेरा आईफोन यूज करना है तो यूज करने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो देयर वुड बी समथिंग, सम कॉस्ट ऑफ आईफोन, ठीक है। आईफोन की कोई तो कॉस्ट होगी। अब आईफोन की कॉस्ट मैंने पे किया, मैं आईफोन यूज कर रहा हूं। सिमिलरली बैंक को चाहिए पैसा, ठीक है। बैंक मेरे पैसे को यूज करेगा, मेरे पैसे को यूज करके वो आगे लोगों को लोन देगा, उनसे ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट लेगा, तभी तो मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा। तो बैंक मुझे इंटरेस्ट क्यों देता है? बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ मनी। बैंक मेरा पैसा यूज करने के लिए मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, राइट। तो इस पर भी जीएसटी लग जाएगा कि बैंक मेरा पैसा यूज करने के लिए मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, इस पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक। फिर से देखो सर्विसेज की डेफिनेशन, अभी आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी। या तो पैसे को यूज करने वाली एक्टिविटीज को सप्लाई सर्विसेज माना जाएगा, या इस पैसे को कन्वर्ट करने की एक्टिविटी को कंसिडरेशन माना जाएगा। बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म। फ्रॉम वन फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कैश टू यूपीआई, जो मैंने आपको यहां पर दिया एग्जाम्पल में, कैश टू यूपीआई, ये हो गया फ्रॉम वन फॉर्म। करेंसी, करेंसी का मतलब क्या हो गया? रुपीज टू डॉलर्स, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, रुपीज टू डॉलर्स। और डिनोमिनेशन, और डिनोमिनेशन, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि 500 के नोट के बदले 400 के 100 के 5 नोट दे दो, ठीक है। टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। तो ये सेपरेट कंसिडरेशन का चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि मैंने 500 रुपए दिए, आपने मुझे सिर्फ 490 रुपए दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 10 रुपए, एक सेपरेट कंसिडरेशन है जो 10 रुपए आपने चार्ज किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो यही मैंने आपको दिया था कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट कर रही है तो उसको सर्विस माना जाएगा, जैसे ग्रो, राइट। अब मुझे अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में अपने ट्रांजैक्शंस करने, मुझे कुछ शेयर्स खरीदने, कुछ शेयर्स बेचने, मैं कहां जाऊंगा लोगों को ढूंढने? तो ग्रो इज एन ऐप व्हिच इज मिलाउइंग बोथ द बायर एंड द सेलर, और इसके लिए ग्रो अपना कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है। तो ये सेपरेट फीस पर जो ग्रो ने चार्ज की, इस पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, आओ देखो। मीनिंग ऑफ सर्विस इन कॉमन पार्लेंस, नॉर्मली सर्विस का क्या मतलब होता है? तो सर्विस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इनटैंजिबल, इज नॉट स्टोर्ड एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप। इनटैंजिबल एक्टिविटी होती है। अ सर्विस इज कंज्यूम्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, जिस समय बिका उस समय कंज्यूम हो गया,
जिस समय मैंने आपको सर्विस दी उस समय आपने कंज्यूम कर ली, अब इस सर्विस का बेनिफिट लंबे समय तक लास्ट कर सकता है। Activities which are regarded only as transaction in money are not covered under this definition. सिर्फ प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर, उनको यहां पर सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। अब देखो, if I give you a 2000 rupee note and you transfer 2000 rupees to my Google Pay, it is said to be an activity regarding only as transaction in money because only the form of money has changed. ठीक है, if I give you 1 lakh rupees and you give me dollars in exchange without charging any commission, it is an activity regarded only as a transaction in money because only the currency has changed. If I give you 2000 rupee note and you give me 4 notes of 500 rupees each, this is said to be an activity regarding only a transaction in money because only the denomination has changed. However, if for any of the above services, अगर इन सारी सर्विसेज के लिए a separate fee was charged, अगर आपको ये एक separate fee charge करते, it would not have been regarded only as a transaction in money and would therefore be subject to GST. ठीक है, तो फिर GST लग जाता। When you deposit your money to your bank account, you are giving the bank the permission to use your money, for which the bank pays you a fee, which is called interest. This is a supply of service. However, if you give your money to someone without charging anything, such as when a father gives money to his children, then such activity is regarded only as a transaction in money and GST is not leviable. और इस पर GST नहीं आता है। Securities, transaction in securities is not a service. सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। हाउएवर, ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड फॉर दिस चार्ज अ फी कॉल्ड ब्रोकरेज। तो ग्रो जीरोधा टाइप के लोग जो इतने भी होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को और उस पर ये लोग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। देयरफॉर दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस लेविएबल अंडर जीएसटी। ठीक है, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस लेविएबल अंडर जीएसटी। अभी एक बहुत ही फालतू का क्लैरिफिकेशन आया है, मुझे लगता नहीं कि इस क्लैरिफिकेशन की कोई खास जरूरत थी, लेकिन फिर भी अब ये दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। ये सिंपली ये बोल रहा है कि जब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करती है तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना जाता। कॉमन सेंस है ना, सिक्योरिटीज तो सर्विस के डेफिनेशन से वैसे भी बाहर है, गुड्स से भी बाहर है, सर्विस से भी बाहर है। तो क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। बस अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं तो क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। Securities are considered as neither goods or services as per section 252 and 202 of the GST Act, CGST Act 2017. Further, no services being provided by the holding company to the subsidiary company merely by holding the shares of the subsidiary company unless there is a separate supply of services in accordance with section 7 of the CGST Act. Hence, the activity of holding of shares of subsidiary company by a holding company per se cannot be treated as supply of services and cannot be taxed under GST. सिंपल बात है यार, मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, मैं अपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स तो होल्ड करके रखूंगा ही ना, आप उस पर जीएसटी कैसे लगा सकते हो? हाउ विल आई बिकम द होल्डिंग कंपनी इफ आई डोंट इवन हैव द शेयर्स ऑफ माय सब्सिडियरी कंपनी? तो यहां पर वही वाली चीज बोली हुई है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने देख लिया, बाकी इसका आंसर मैं आप लोगों को लिखकर दे चुका हूं, आप उसको कर लोगे अपने आप से, इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज अंडर जीएसटी लॉ। तो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 3:30 PM पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, आधा घंटा है अभी हमारे पास, आराम से हम 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, काफी हैवी हो गया। 3:30 PM पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक अ ब्रेक।
ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ. यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अब आने वाली हैं. आओ इसको देखते हैं. हम लोग इतनी अलग अलग टाइप की सप्लाईज पढ़ेंगे. टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, निल रेटेड, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, इनवर्ड, आउटवर्ड, कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई. ठीक है, आओ देखो. सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेबल सप्लाई के बारे में. तो देखो, इट्स वेरी सिंपल. टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स. लेविएबल टू टैक्स का मतलब जिन पर जीएसटी लगेगा. ऐसे कुछ गुड्स या सर्विसेज जिन पर जीएसटी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई. सिंपल बात है. ठीक है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की या बहुत ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो द ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ देम. सच गुड्स और सर्विसेज शुड नॉट बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3. ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 3 में जो भी ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड है वो तो सारे के सारे क्या है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो जो भी जिन भी ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिन भी गुड्स या सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड नहीं होने चाहिए. द ट्रांजैक्शन शुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. तो जो सेक्शन 7 ने सप्लाई का मतलब बताया उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए. एंड द सप्लाई शुड बी लेविएबल टू जीएसटी. अगर ये है तो ये हमारी हो जाती है टैक्सेबल सप्लाई. ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हम लोगों की टैक्सेबल सप्लाई. आई होप इतनी बात क्लियर है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सुनो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which is not leviable to tax under this act or under the IGST Act. ना तो CGST एक्ट के अंदर लेविएबल टू टैक्स है और ना ही IGST एक्ट के अंदर वो लेविएबल टू टैक्स है. A transaction must be a supply as defined under GST law to qualify as a non-taxable supply. अब सुनना, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई होना चाहिए. अगर वो सप्लाई होगा तभी हम देखेंगे कि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है. अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं माना जाएगा तो आप उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहोगे. ठीक है, तो यहां पर वही वाली लाइन है, ध्यान से सुनना इस चीज को. अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी अ सप्लाई टू क्वालिफाई एज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अब ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. ठीक है, एमसीक्यूज में ही पूछी जा सकती हैं. तो देखो, supplies that are excluded from the scope of taxation under GST are covered by this definition, that is alcoholic liquor for human consumption. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी, वहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में. सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 1 है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा और भी जो चीजें हैं उन पर जीएसटी लग सकता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कभी जीएसटी लग ही नहीं सकता है. ठीक है, क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं. जो भी ये दारू की दुकानें होती हैं इन पर जो भी टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है. और स्टेट गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो दारू की दुकानों से आता है. ठीक है, याद होगा आप लोगों को जब कोविड में सबसे पहली बार धीरे धीरे दारू की दुकानें खुलनी शुरू हुई थी तो दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी. और इस टाइप के बहुत सारे मीम्स वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर कि हम इनको नशेड़ी समझते थे लेकिन देश की जीडीपी तो यही लोग बढ़ा रहे. ठीक है, देश की इकोनॉमी यही लोग चला रहे और हम इनको नशेड़ी नशेड़ी समझते थे क्योंकि यही पैसा देकर दारू खरीद रहे हैं. और दारू जब यही लोग पैसा देकर खरीद रहे हैं तो फिर उससे देश की जीडीपी वगैरह सब बढ़ रही है. ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से बहुत ज्यादा रेवेन्यू होता था तो इसलिए किसी भी स्टेट ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि हम अपने रेवेन्यू का आधा सेंटर को देंगे. क्योंकि जीएसटी में तो यही होता है, जीएसटी में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो जितना भी जीएसटी लगता है उसका आधा जाता है मोदी जी के पास और आधा जाता है उस कंज्यूमिंग स्टेट के पास. ठीक है, तो आधा जाता है सेंटर के पास और आधा जाता है कंज्यूमिंग स्टेट के पास. तो यहां पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का पूरा स्टेट के पास जा रहा था. अगर ये जीएसटी में आ जाता तो यहां पर फिर ये पंगा आ जाता कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दारू पर जितना भी जीएसटी लग रहा है उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता और इस चीज के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं थी.
ठीक है, इस चीज के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। तो इन लोगों ने लॉ की डेफिनेशन में ही, सेक्शन के अंदर ही लिख दिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर ही लिख दिया कि भाई एवरीथिंग अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बाकी इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर 3 में डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को स्पेसिफिकली जीएसटी की स्कोप से बाहर रखा हुआ है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर मैं बेचता हूं तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा? Is it coming? Is it falling under all the criterias for supply? Supply क्या है? All forms of supply of goods or services or both. तो alcoholic liquor for human consumption क्या है? Movable property आ गई। Movable property है तो क्या वो goods में आ जाएगा? बिल्कुल वो goods में आ जाएगा। तो all kinds of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal. तो alcoholic liquor for human consumption अगर मैं बेचता हूं तो क्या वो सेल हो जा रही है? बिल्कुल सेल हो जा रही है। तो it is a goods, ठीक है, I am selling it, made or agreed to be made by a person. तो मैं taxable person, मैं बिल्कुल दे सकता हूं, कोई भी taxable person तो हो ही सकता है। For a consideration, consideration हो रहा है in the course or furtherance of business. तो जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसमें दारू बेचना बिल्कुल सारे क्राइटेरिया से फॉल कर रहा है, बिल्कुल फॉल कर रहा है। तो अगर मैं दारू को बेच रहा हूं तो क्या वो सप्लाई एज अ वर्ड डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? बिल्कुल फॉल कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लगता है, लॉ ने ही बोल दिया है कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम लोग एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। इसीलिए इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में ना सिर्फ दो चीजें आती हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सिर्फ दो चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं आपको बताता हूं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक तो ये आती है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी लिखना नहीं क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, लिखवा वो चैप्टर 3 जब करेंगे तो वहां पर आ ही जाएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक तो ये है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और दूसरी पता है क्या है? दूसरी अभी जो 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, अब अगेन हमें नहीं मालूम ये आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, वैसे होना पक्का चाहिए क्योंकि इन लोगों ने सेक्शन 9(1) में ही अमेंडमेंट कर दिया है। तो अगर सेक्शन 9(1) में ही अमेंड कर दिया है और सेक्शन 9(1) हम लोगों के सिलेबस में है तो डेफिनेटली इसका अमेंडमेंट भी हम लोगों के सिलेबस में होना चाहिए, इंटरमीडिएट के सिलेबस में। लेकिन अगेन ICAI के आगे कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, शेड्यूल 2 में पैरा 7 और 8 दो नए पैराज ऐड कर दिए गए, सॉरी शेड्यूल 3 के अंदर पैरा 7 और 8 दो नए पैराज ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन अभी मालूम नहीं कि वो ICAI उसको आपके सिलेबस, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करेगा या नहीं करेगा, राइट। मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि वो लॉ में आ चुका है। सिमिलरली जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कंप्लीटली नया है। अभी तक ICAI ने नहीं कहा कि वो आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं उसका नाम, और वो है undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई alcoholic liquor for human consumption, और जो दूसरी चीज है वो क्या है? वो है undenatured extra neutral alcohol, undenatured extra neutral alcohol, undenatured extra neutral alcohol और rectified spirit, और rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human कंजम्पशन। ठीक है, तो अगर आपने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई की तो ये भी एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और दूसरा अगर आपने अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट की सप्लाई की तो ये भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये क्या चीज है? इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
ठीक है, तो ये वाली चीज पहले 9(1) में नहीं होती थी। इस बार से मतलब 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स जो बजट आया है, 23 जुलाई 2024 से जो बजट आया है उसमें इस चीज को सेक्शन 9(1) में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और क्योंकि इसको 9(1) में इंक्लूड कर दिया गया है इसलिए ये भी हो गई है एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसलिए ये भी हो गई है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आप याद करो हम लोगों ने जब वो वाला लंबा वाला क्लैरिफिकेशन पढ़ रहे थे 5E का, agreeing to the obligation to refrain from an act or to do an act or tolerate an act or situation, और ये सारी चीजें कर रहे थे, तो यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम जीएसटी। तो आगे चलकर हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अभी आगे चलकर हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, वहां पर भी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? कैन आई से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? गिव मी योर आंसर इन द चैट सेक्शन। कैन आई से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यस और नो? यस, रौनक, आदित्य, आशीष, संकेत, जीनत, मोहित कह रहे हैं नो, रितिका यस, करिश्मा यस, आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कहा यस, मोहित ने कहा नो। ठीक है, सुनो मेरी बात, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्यों? अब समझना, यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एमसीक्यूज में कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, राइट? यही यहां पर एक छोटी छोटी सी चीजें जो एमसीक्यूज में घुमा फिरा कर आ सकते हैं। ये कभी भी आपके सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये नॉन टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट? द डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट इज कि एग्जेम्पशन का ना एक नोटिफिकेशन देती है सरकार। एग्जेम्पशन का सरकार एक नोटिफिकेशन देती है कि देखो ये सारी जो चीजें हैं इन पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बड़ा सा नोटिफिकेशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें एक बड़ा सा नोटिफिकेशन होता है और वहां पर लिखा होता है कि इन इन चीजों पर, इन इन सप्लाईज पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो इनको बोल दिया जाता है कि ये सप्लाईज हो गई एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड होती हैं। पर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर जो चीजें मेंशन्ड होती है ना, उनको सरकार कभी भी बदल सकती है। तो कोई चीज अगर आज एग्जेम्प्ट है, हो सकता है कल को वो टैक्सेबल हो जाए। कोई चीज अगर आज टैक्सेबल है, हो सकता है कल को वो एग्जेम्प्ट हो जाए। इसमें कंप्लीटली सरकार की मर्जी है। 1 सेकंड के अंदर नोटिफिकेशन चेंज करती है सरकार, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद से जो चीज टैक्सेबल थी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो चीज एग्जेम्प्ट थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज डेफिनेटली अ टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज डेफिनेटली अ टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन क्योंकि इस पर अभी फिलहाल जीएसटी नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, तो इसलिए दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैं इसको अभी ना तो टैक्सेबल सप्लाई बोलूंगा और ना ही मैं इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा एग्जेम्प्ट सप्लाई। नाउ फिर आपके दिमाग में अब एक कंफ्यूजन आएगा, तो सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर भी तो यही था। नो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो कानून के अंदर लिखा हुआ था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ये अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये दोनों चीजें हैं जिन पर जीएसटी कभी लग ही नहीं सकता। तो वैसे तो इनको अगर आप सप्लाई करोगे तो ये सप्लाई वर्ड के मीनिंग के अंदर तो फॉल कर जाएंगे, लेकिन क्या इस पर कभी जीएसटी लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो देयर आर ओनली 2 नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट है, तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ। गॉट इट? मुस्कान काजी, अनीश यादव, डिपिंकी कुमारी, प्रथम। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। शेख, पूजा, सहेली, अल्फिया, रौनक, विनय, शिवानी, रितिका, वेरी गुड। सुनो अब मेरी बात, अब सुनना मेरी बात ध्यान से और जवाब देना। शेड्यूल 3 हम लोगों ने पढ़ा। शेड्यूल 3 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की।
क्या क्या बातें की? इंप्लॉयर एम्प्लॉई के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, इन सारी सर्विसेज के बारे में बात की, और भी शेड्यूल 3 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात की जिन ट्रांजैक्शंस को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं यहां पर, लेट्स से सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी। ठीक है, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी हम लोगों ने वहां पर देखा था, शेड्यूल 3 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफ आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? क्या मैं कह सकता हूं क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? बताओ मुझे, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? थिंक एंड देन आंसर। पूजा कह रही है यस, जीनत कह रही है नो, सहेली कह रही है नो, शिवानी कह रही है नो, अल्फिया कह रही है नो, अनीश कह रहा है नो। ओके, एनीबडी एल्स? रितिका नो, आदित्य नो, प्राची नो। कम ऑन, जल्दी बताओ। नो। आप सब लोगों ने बोला नो, और ये एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब। हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 के अंदर जो जो चीजें मेंशन है वो तो सप्लाई ही नहीं है। जब कोई चीज सप्लाई ही नहीं होगी तो उसको टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल बोलने का तो पॉइंट ही नहीं पैदा होता है ना। तो इसलिए शेड्यूल 3 के अंदर जो जो चीजें मेंशन है, दोज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। ठीक है, देखो, stock transfers to unit within state for which no separate registration is obtained, which does not qualify as a supply, cannot be said to be a non-taxable supply। इसका मतलब क्या हो गया, समझो बात। अब क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में मेरी एक दुकान है, कानपुर में मेरी एक दुकान है। दोनों जो प्रयागराज और कानपुर की दुकान है उनका एक ही रजिस्ट्रेशन है, उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अगर मैं प्रयागराज से कानपुर में बिना कंसिडरेशन के कुछ सामान ट्रांसफर करूंगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज? क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशंस नहीं है। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशंस नहीं है तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं हुई, और अगर ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं हुई तो क्या इनको सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और अगर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? नो, क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सामान भेज रहे हो और इन दोनों ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो गए? नहीं हुए। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं हुए तो सप्लाई हुई क्या? सप्लाई ही नहीं हुई। और अगर सप्लाई ही नहीं हुई तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का तो सवाल ही नहीं होता ना। तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज सिंपली नॉट अ सप्लाई, दिस इज सिंपली नॉट अ सप्लाई। क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? Getting it, everyone? समझो इस बात को? यस? शिवानी प्रथम, अनीश, आदित्य, वेरी गुड। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। ओके, transactions specified in schedule 3 which are neither treated as supply of goods nor a supply of services cannot be said to be non taxable supplies। तो we cannot say कि schedule 3 वाली activities are non taxable supplies। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं है। Supplies that enjoy the benefit of wholly exempted from tax, nil rated supplies and zero rated supplies are also not covered under the ambit of non taxable supplies। अभी आगे चलकर हम लोग बात करेंगे nil rated supplies के बारे में। What are nil rated supplies? इतनी सारी अलग अलग सप्लाईज होती हैं, सब पे अलग अलग रेट से जीएसटी लगता है। ठीक है, तो जीएसटी का ना एक रेट कार्ड होता है जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। जो नील रेटेड सप्लाईज होती है ना, वो सिंपली वो सप्लाईज होती हैं जिनके आगे लिखा हुआ है 0%। जैसे होटल में जाते हो, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है ना, वहां पे लिखा रहता है स्प्रिंग रोल्स 500 रुपए का, या वो मोमोज लिखे रहते हैं पता नहीं कितने रुपए के, जो चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह, उनका रेट लिखा हुआ रहता है ना। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जीएसटी का भी एक टैरिफ है। जीएसटी के टैरिफ में लिखा रहता है किस किस सप्लाई पर किस रेट से जीएसटी लगेगा। तो जिन सप्लाईज के आगे 0% लिखा रहता है उनको बोलते हैं निल रेटेड सप्लाईज।
तो अगर कोई नील रेटेड सप्लाई है तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई? नो, दिस इज क्लियरली अ टैक्सेबल सप्लाई। बस आज के लिए उसके सामने 0% लिखा हुआ है, कल को सरकार चाहे तो इसको 0% से उठाकर 1%, 2%, 3% कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन 0% है तो दिस इज अ नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई पर इवन तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई याद रखना सिर्फ दो होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ दो होती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड undenatured extra neutral alcohol या rectified spirit used for manufacturing of alcoholic liquor for human consumption। ठीक है, तो सिर्फ ये दो होती हैं आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और ये जो एक्स्ट्रा, ये जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोल रहा हूं, अभी आईसीएआई की तरफ से ये नहीं आया है, लेकिन आएगा। मतलब आई एम 99% श्योर कि आईसीएआई इसको डेफिनेटली अपनी स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करेगा, नहीं तो फिर वो लॉ के साथ ही खिलवाड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो लॉ के साथ मुझे नहीं लगता कि आईसीएआई खिलवाड़ करेगा, या तो पूरा सबसेक्शन हटा दे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आईसीएआई कई बार ऐसा करता है, जैसे आगे चलकर हम लोग कई सारे सबसेक्शंस ऐसे कई सारे सेक्शंस देखेंगे। सपोज सेक्शन 17 है तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 4 सीए इंटरमीडिएट में है ही नहीं, वो सीए फाइनल में इतना कर देगा। तो सेक्शन 17 1 2 3 5 6 इंटरमीडिएट में, सेक्शन 17 4 फाइनल में। ठीक है, तो ऐसा आईसीएआई करता रहता है, लेकिन जब अगर कोई सबसेक्शन इंटर में है तो वो तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना। तो इंटर में 9(1) है और 9(1) के अंदर ये अमेंडमेंट आया है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्स्ट्रा अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वाला। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ ये दो सप्लाईज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ भी उठाकर पूछता रहे, ठीक है, आपको कोड़ों से स्वयं भगवान कृष्ण भी अगर आपसे बोले ना कि देख बेटा ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, आप मानना मत। आप कहना कृष्ण जी मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे, लेकिन नहीं, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ दो होती हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरी अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो कृष्ण जी को भी हाथ जोड़कर माफी मांगकर उनको मना कर देना कि नहीं नहीं कृष्ण जी ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ दो है। ओके, एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नील रेटेड सप्लाई भी यहां पर लिखा हुआ है, जो आपने बताया कि रेट कार्ड में सप्लाई के आगे 0 रेट लिखा हुआ है, और यहां पर ये 0 रेटेड सप्लाईज भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड सप्लाई एंड 0 रेटेड सप्लाई? तो इसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे, मे बी कल बात करेंगे, आज तो टाइम खत्म हो गया। तो नील रेटेड सप्लाई और 0 रेटेड सप्लाई के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आगे देखो, which are also not covered in the ambit of non-taxable supplies. This is because such supplies are in fact liable to tax. क्यों? क्योंकि ये liable to tax है. Only the tax is exempted by virtue of an exemption notification or the tax rate is nil. Or the tax rate is nil. ठीक है, तो nil rated supply के बारे में मैंने आपको क्या बताया? Goods or services on which GST rate of 0% is applicable are called nil rated goods or services. Such goods or services on which GST rate of 0% is applicable are listed in Schedule 1 under the GST rate schedule. तो जीएसटी का जो रेट वाला शेड्यूल है उसमें ये मेंशन है, एग्जांपल ऑफ नील रेटेड सप्लाईज आर सॉल्ट, जैगरी, सीरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो सुनो, अब एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ये तीन चीजें आती हैं। एक तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं वो तो हैं, ठीक है, विच आर एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। ठीक है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, दो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो एग्जेम्प्ट के अंदर भी आती है। और यहां पर नील रेटेड सप्लाईज। तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। आप कह सकते हो कि जो सप्लाईज एग्जेम्प्ट है बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन वो भी एग्जेम्प्ट है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी एग्जेम्प्ट है, जो नील रेटेड सप्लाई है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप कभी ये नहीं बोलोगे कि सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नो, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर एग्जेम्प्ट, बट एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर नॉट नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई विच आर एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, राइट, सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, उसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, दो,
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मुझे बार बार बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज हो गई निल रेटेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाई मतलब वही जिनका जीएसटी रेट के जिनके जीएसटी रेट पर सप्लाई के आगे या गुड्स या सर्विस के आगे यहां पर सामने 0% लिखा हुआ है वो, तो ये भी हो गई निल रेटेड सप्लाई, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में यही आ गया, फटाफट से देखते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स और व्हिच मे बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो तीन चीजें आ गई, ठीक है। तो exempt supplies comprises the following three types of supplies. Supplies taxable at nil rate of tax, salt, jaggery वगैरह. Supplies that are wholly exempt from CGST or IGST by way of a notification, electricity. Non-taxable supplies such as alcoholic liquor for human consumption. ठीक है, तो alcoholic liquor for ये non-taxable supply ये भी exempt हो जाती है. The following aspects need to be noted. अब ये zero rated supplies जो होती हैं, zero rated supplies के बारे में हम लोग कल से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई वाला जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहां पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलो, शेख अफान क्या कह रहे हैं सर, टुडे ओनली आई परचेज क्लासेस, विल दीज क्लासेस बी कंप्लीटेड बाय जनवरी 25? शेख, ये वाली क्लासेस जनवरी 25 से पहले कंप्लीट जरूर हो जाएंगी, बट दीज क्लासेस आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही दिन क्लास में बताया था कि दीज क्लासेस आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25। अगर आप जनवरी 25 के लिए क्लासेस लेना चाहते हो, आप प्लीज एकाग्रता की वेबसाइट पर जाकर रेजर टिकट पे करो और बताओ कि मैंने ये मई 25 वाली क्लासेस परचेज कर लिए पर मुझे जनवरी 25 वाली क्लासेस की एक्सेस चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको जनवरी 25 की क्लासेस की भी एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हाँ, इन क्लासेस को जनवरी 25 के लिए नहीं देखना है दोस्त, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रल, अनडीनेचर्ड और ये सारी चीजें, ये जनवरी 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। तो जनवरी 25 के लिए आपको पुरानी क्लासेस देखनी चाहिए, ये वाली नहीं। तो आप एकाग्रता की वेबसाइट पर जाओ, रेजर टिकट पे जाओ, वहां पर आप बताओ और वो टीम आपको कांटेक्ट करेगी, दे विल प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ ऑल द ओल्ड लेक्चर्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25, ठीक है शेख भाई। चलो, थैंक यू आशीष, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।